गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 9th और 10th ऑफ जुलाई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनियन कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने हाल ही में अप्रूव किया है कि तुषार मेहता को एक बार फिर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है, मतलब इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है। और ये जो रीअपॉइंटमेंट है ये अगले 3 सालों के लिए वैलिड रहेगा और ये कब से स्टार्ट हो चुका है? 1 जुलाई 2023 से। ठीक है। इसके अलावा कमेटी ने 6 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स ऑफ इंडिया का रीअपॉइंटमेंट अप्रूव किया है 3 सालों के लिए। ठीक है, तो बस याद रखिएगा हाल ही में कौन एक बार फिर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके हैं, तो ये है मिस्टर तुषार मेहता। ऑप्शंस पे अगर नजर करें तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है बिपिन रावत। कौन है ये? तो बिपिन रावत पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे इंडियन आर्मी के। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ये फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं इंडियन आर्मी के। और प्रेजेंट में कौन है? तो आंसर हो जाएगा जनरल अनिल चौहान। ठीक है। फिर जीसी मुर्मू की यहाँ पे अगर बात करें तो जीसी मुर्मू हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं और ये 14th नंबर के कैग हैं इंडिया के। इसके अलावा हाल ही में ये न्यूज़ में भी बने हुए थे क्योंकि ये री इलेक्ट हो चुके हैं एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO अगले 4 सालों के लिए। ठीक है, तो बस याद रखिएगा इसी वजह से न्यूज़ में है। और इसके पहले ये लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं किसके? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। और प्रेजेंट में अगर बात करें कि जम्मू एंड कश्मीर के प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो इनका नाम है मिस्टर मनोज सिन्हा। ओके। और अगर लद्दाख की बात करेंगे कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है प्रेजेंट में, तो इनका नाम है मिस्टर BD मिश्रा। ठीक है, ये फॉर्मर ब्रिगेडियर हैं इंडियन आर्मी के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गए जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मत भूलिएगा कि महाराष्ट्र ने हाल ही में सचिन तेंदुलकर को अपॉइंट किया है एज द स्माइल ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, और जो एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर हैं इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसिक्स। एसिक्स बेसिकली एक तरह की स्पोर्ट्स कंपनी है। ओके, तो आपसे पूछा जा सकता है कि एसिक्स की ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्त हुई हैं, तो ये हैं श्रद्धा कपूर। द नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन को लॉन्च किया है मध्य प्रदेश स्टेट में। और यहाँ पे इन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी जारी करी हैं फॉर सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था यूनियन बजट 2023 में, जिसमें ये कोशिश की गई है कि फोकस किया जाएगा सिग्निफिकेंट हेल्थ चैलेंजेस को एड्रेस करने का जो कि क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ सिकल सेल डिजीज, पार्टिकुलरली कंट्री की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनमें। ठीक है, तो बस याद रखिएगा इस मिशन को कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश स्टेट। मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है जिसकी वजह से मध्य प्रदेश आजकल चर्चे में बना हुआ था। कौन सा है ये? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो जब भी कोई स्टैटिक चीज़ इस तरह से करंट में आ जाती है तो वो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। याद रखिएगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? आंसर है मध्य प्रदेश। अच्छा, यहाँ पे कुछ और टाइगर रिजर्व्स की अगर बात करें, रिवाइज करना चाहें अगर, तो फर्स्ट नाम है इसमें बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, सिर्फ वहीं यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ऐसे तो बहुत सारे हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व लाई करता है कर्नाटका स्टेट में। सेकेंड है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। फिर इसके बाद थर्ड है कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कान्हा है मध्य प्रदेश में। फिर इसके बाद असम में बहुत सारे हैं लाइक नामेरी टाइगर रिजर्व, इसके अलावा ओरांग भी यहीं पे मौजूद है। ये सारे कहाँ पे हैं? असम में। ठीक है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी यहीं पे है। फिर फिफ्थ है मेलघाट टाइगर रिजर्व और ये लाई करता है महाराष्ट्र स्टेट में। फिर झारखंड में एक है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इसका नाम है पलामऊ टाइगर रिजर्व। फिर सेवेंथ है रणथंबोर टाइगर रिजर्व और ये लाई करता है राजस्थान में। फिर एट्थ है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल है उड़ीसा स्टेट में। फिर इसके बाद 9th है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ पे होना चाहिए? वेस्ट बंगाल में। फिर इसके बाद 10th है पेरियार टाइगर रिजर्व
नाम से फिर से पता चल रहा है क्योंकि पेरियार लेक कहाँ पे है, केरला स्टेट में, तो पेरियार टाइगर रिजर्व भी केरला स्टेट में है। इसके अलावा राजस्थान में एक और है जिसका नाम है सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है, सरिस्का और सिमलीपाल में कंफ्यूज नहीं करिएगा, दोनों ऐसे हैं। फिर वेस्ट बंगाल में बक्सर टाइगर रिजर्व भी लाई करता है। इसके अलावा कुछ और टाइगर रिजर्व देखें तो अरुणाचल प्रदेश में एक और टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है नामदफा टाइगर रिजर्व। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में बहुत से हैं, फॉर एग्जाम्पल दुधवा यहीं पे लाई करता है, पीलीभीत वगैरह यहाँ पे है। फिर इसके अलावा बिहार में एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि बिहार का इकलौता नेशनल पार्क कौन सा है? सब लोग अपने जवाब कमेंट्स में मेंशन करेंगे। और मध्य प्रदेश में याद रखिएगा पन्ना टाइगर रिजर्व भी लाई करता है। फिर कर्नाटका स्टेट में भद्र टाइगर रिजर्व भी है, और अरुणाचल प्रदेश में याद रखिएगा नामदफा के अलावा पक्के टाइगर रिजर्व भी यहीं पे है। ठीक है, चलिए आपको बताना है आपकी अनामलाई टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में लाई करता है। सब लोग अपने जवाब कमेंट्स में लिखेंगे। क्वेश्चन है, एज पर द आरबीआई डेटा व्हाट इज द टोटल एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ मार्च 2023? आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 के अंत में भारत का कुल विदेशी ऋण कितना है? तो अगर हम मार्च 2023 तक की बात करें तो इंडिया का एक्सटर्नल डेट जो है वो $5.6 बिलियन से इंक्रीज हो चुका है, और अब ये वैल्यू पहुंच चुकी है $624.7 बिलियन पे, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो। ठीक है, और जो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 18.9% से डिक्लाइन कर चुका है, और लास्ट ईयर ये वैल्यू थी 20%। ठीक है, और ये किसका डेटा है? तो ऑब्वियसली आरबीआई का। तो बस याद रखिएगा कि टोटल एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया फिलहाल कितना है, तो आंसर है $624.7 बिलियन। इसके अलावा एक और यहाँ पे फैक्ट और फिगर का क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है जून मंथ में, तो आंसर हो जाएगा 1.61 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, तो 12% से हमारा जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज हुआ है एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, और जो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन है वो एक बार फिर से 1.60 लाख करोड़ रुपीस के टारगेट को हिट कर चुका है, चौथी बार सिंस द रोल आउट ऑफ जीएसटी। कब से इंप्लीमेंट हुआ है जीएसटी? 1 जुलाई 2017। ठीक है, तब से अगर देखें तो चौथी बार है जब जीएसटी कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ रुपीस के ऊपर रहा। ठीक है, तो जून मंथ के लिए ये वैल्यू कितनी थी? 1.61 लाख करोड़ रुपीस। इसके अलावा हमने आई थिंक सैटरडे को देखा था कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट रेशियो कितना है फिलहाल? 3.9%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड एज ए मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में किस देश को शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य के रूप में मंजूरी दे दी गई है? तो ईरान को अब फुल टाइम मेंबर बना लिया गया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, अलॉन्ग विथ चाइना, रशिया एंड अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है, तो अब ईरान फुल मेंबर हो चुका है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और ये डिसाइड हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन की वर्चुअल मीटिंग के दौरान, जिसको कि होस्ट किया इंडिया ने। फाइन, तो बस आपको याद क्या रखना है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया मेंबर कौन हो चुका है, तो ये है ईरान। इसके अलावा कौन सी कंट्री है जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन की? अगर आपसे पूछा जाए कि जुलाई 2023 तक की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट कंट्री कौन सी है यूरोपियन यूनियन की, तो ये कंट्री है स्पेन। ठीक है, और स्पेन के प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर पेड्रो सैंचेज। किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में इन्होंने ये बताया कि ये कीव गए थे टू होल्ड टॉक्स विथ यूक्रेन के प्रेसिडेंट जिनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। और किस लिए गए थे? क्योंकि स्पेन ने हाल ही में यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी को स्टार्ट किया है, और यूक्रेन को पिछले ही साल यूरोपियन यूनियन का कैंडिडेसी स्टेटस दिया गया है। ठीक है, तो डिफरेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, यूक्रेन, G7 कंट्रीज, साथ ही कुछ नेशंस लाइक ब्राज़ील, इंडिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की, इन्होंने मीटिंग करी थी इसके पहले डेनमार्क में टू डिस्कस अबाउट द इश्यूज। ठीक है, तो प्रेजेंट में यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट कंट्री कौन सी है? तो याद रखिएगा स्पेन, और इनके प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो सैंचेज। इसके अलावा इंडिया की कौन सी नेबरिंग कंट्री है जिसने हाल ही में पार्लियामेंट का अप्रूवल हासिल कर लिया है फॉर डोमेस्टिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान? तो ये कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका को पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल चुका है फॉर डोमेस्टिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, ताकि वो अपने सबसे बुरे इकोनॉमिक क्राइसिस से रिकवर कर सकें। ठीक है,
डोमेस्टिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग बेसिकली एक तरह की कंडीशन होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम की, जिसकी हेल्प से $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज रिसीव किया था श्रीलंका ने मार्च मंथ में IMF से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कौन सी कंट्री है जिसने पार्लियामेंट का अप्रूवल हासिल कर लिया है फॉर डोमेस्टिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान, तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीसेंट रैंक ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम इन द फीफा वर्ल्ड रैंकिंग्स इन 2023? 2023 में फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की हालिया रैंक क्या है? तो इंडिया की जो मेंस नेशनल फुटबॉल टीम है वो 100th रैंक पे पहुंच चुकी है फीफा वर्ल्ड रैंकिंग्स में, और इसी के साथ हमने सरपास कर दिया है लेबनान कंट्री को और न्यूजीलैंड को टू अचीव दिस फीट। तो ओवरऑल इंडिया जो है वो 18th रैंक टीम है एशिया और एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन में, और जून मंथ में इंडिया को 4.24 रैंकिंग पॉइंट्स मिले थे टोटल 7 मैचेस में, और यही रीज़न है कि हम 1-2 पॉइंट ऊपर पहुंच चुके हैं। तो बस याद रखिएगा फिलहाल फीफा वर्ल्ड रैंकिंग्स में इंडिया की फुटबॉल टीम जो है उसकी रैंक क्या है, तो आंसर हो जाएगा 100। कुछ और यहाँ पे अगर रैंकिंग्स की बात करें तो फर्स्ट है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसको कि रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें इंडिया की रैंक थी 67 और फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री थी, ये है स्वीडन। ठीक है, सेकंड है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और इसमें MIT जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा। याद रखिएगा MIT पिछले 12 सालों से लगातार फर्स्ट पोजीशन पे बना हुआ है इस रैंकिंग में, और इंडिया की तरफ से IIT बॉम्बे फर्स्ट पोजीशन पे था, और ओवरऑल IIT बॉम्बे की रैंक थी 149। फिर थर्ड पे है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, जिसमें बेंगलुरु स्टार्टअप इकोसिस्टम को इन्होंने रैंक किया था एट 20th पोजीशन, और टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम्स कौन से थे, सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क सिटी और लंदन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिंदर पाल सिंह संधू हु वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट? खबरों में नजर आए हरिंदर पाल सिंह संधू कौन सा खेल खेलते हैं? तो दीपिका पल्लिकल कार्तिक एंड हरिंदर पाल सिंह संधू, इन्होंने हराया मलेशिया कंट्री को इन द फाइनल्स टू विन द एशियन मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप। ठीक है, और इंडिया को फाइनली 2 मेडल्स मिले हैं इस चैंपियनशिप में, क्योंकि एक तो इनका पेयर हो गया और दूसरा पेयर है अनाहत सिंह एंड अभय सिंह का, जिन्होंने ब्रोंज मेडल क्लिंच किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश से रिलेटेड हैं। यहाँ पे 2 और स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जिसमें से फर्स्ट है कौन सी कंट्री के स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने हाल ही में अपना 2nd लॉजेन डायमंड लीग का टाइटल जीता है? तो ये है ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा। इन्होंने क्लिंच किया है प्रेस्टिजियस डायमंड लीग टाइटल को फॉर द 2nd कंसेक्यूटिव टाइम। इस बार इन्होंने कितना थ्रो किया था, जैवलिन 87.66 मीटर्स। ठीक है, इन्होंने किसको हराया है, तो आंसर हो जाएगा जर्मनी के जूलियन वेबर को, जिनका थ्रो था 86.20 मीटर्स का। ठीक है, तो याद रखिएगा पिछले साल इन्होंने लॉजेन डायमंड लीग टाइटल जीता था और इस साल ये इनका 2nd टाइटल है। सेकेंड न्यूज़ है कि कौन सी इंडिया के टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने अपना मेडन टाइटल जीता है ऑन द ATP वर्ल्ड टूर द मैलोर्का चैंपियनशिप। इनका नाम है यूकी भांबरी। बहुत बार आपने इनका नाम सुना होगा कहीं ना कहीं, और यूकी भांबरी ने अपना पहला टाइटल जीत लिया है ऑन द ATP वर्ल्ड टूर, और इसी के साथ इन्होंने अपनी डबल्स ट्रॉफी जीती है एट द मैलोर्का चैंपियनशिप। इनके पार्टनर थे साउथ अफ्रीका के, जिनका नाम है लियोट हैरिस। ठीक है, इन्होंने हराया था डच ऑस्टिन कॉम्बो को इन द फाइनल्स ऑफ द ग्रास कोर्ट इवेंट। तो याद रखिएगा कौन से इंडिया के टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने अपना पहला टाइटल जीता है ऑन द ATP वर्ल्ड टूर द मैलोर्का चैंपियनशिप। आंसर हो जाएगा यूकी भांबरी। और इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि यूकी भांबरी जो आजकल चर्चे में है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा टेनिस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द एलिफेंट फैमिली एनवायरमेंटल अवार्ड? हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? सबसे पहले कौन देता है, तो किंग चार्ल्स III और क्वीन कैमिला ने इस अवार्ड को प्रेजेंट किया है इंडियन कंजर्वेशनिस्ट फिल्म मेकर कार्तिकी गोंसल्वस को। किसके लिए? बिहाइंड ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है द एलिफेंट विस्परर्स। ठीक है, और इसके अलावा आपको याद रखना है कि एलिफेंट विस्परर्स ने 2023 का एकेडमी अवार्ड भी जीता था फॉर बीइंग द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एलिफेंट फैमिली एनवायरमेंटल अवार्ड किसको दिया गया? आंसर है कार्तिकी गोंसल्वस को। कुछ और अवार्ड्स यहाँ पे अगर देखें तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस साल ये प्राइज़ दिया गया है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को
जो कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं बल्गेरिया कंट्री से। ठीक है, क्या बता सकते हैं कि किस बुक के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया है? इसके अलावा जो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये प्रेजेंट किया गया है टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को। फिर जर्मनी का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो दिया गया है एंजेला मार्कल को कुछ दिनों पहले। ठीक है, फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को दिया गया है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। ओके, अब सब लोग कमेंट्स में बताएंगे कि सूरीनेम का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो हाल ही में किस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को कन्फर किया गया है। इसको हमने बहुत बार डिस्कस किया है, तो जिन लोगों को आंसर याद है वो कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनल सिम्पोजियम ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन, सेफ्टी एंड चाइल्ड वेलफेयर वॉज हेल्ड इन विच इंडियन सिटी? बाल संरक्षण, सुरक्षा और बाल कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठी किस शहर में आयोजित की गई? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया इस रीजनल सिम्पोजियम को ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन, सेफ्टी एंड चाइल्ड वेलफेयर कहाँ पे? नई दिल्ली में। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो पहले प्रोवाइड करती थी 2,000 रुपये पर मंथ नॉन इंस्टीट्यूशनल चाइल्ड केयर को, लेकिन अब ये वैल्यू बढ़ा के कर दी गई है 4,000 रुपये पर मंथ अंडर मिशन वात्सल्य। ठीक है, तो याद रखिएगा इस सिम्पोजियम को कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली के बारे में 3 बातें करेंगे यहाँ पे जिसकी वजह से आजकल न्यूज़ में है। इसमें पहला है क्लाउड किचन पॉलिसी। क्लाउड किचन पॉलिसी किसका है? नई दिल्ली का, और इसके बारे में हमने डिटेल में बात करी है बहुत बार। सेकेंड है यहाँ पे कि नई दिल्ली जो है वो होस्ट था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन का। और थर्ड है कि इंडिया ने होस्ट किया अपना पहला फिजिकल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टअप फोरम हाल ही में, और कहाँ पे किया? तो नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसी वजह से नई दिल्ली आजकल न्यूज़ में था। विच कंपनी सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट मैन्ड मिशन टू द एज ऑफ स्पेस? किस कंपनी ने अंतरिक्ष के किनारे तक अपना पहला मानव मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया? तो इसका नाम है वर्जिन गैलेक्टिक, और इन्होंने हाल ही में सक्सेसफुली कंप्लीट किया है अपना पहला मैन्ड मिशन टू द एज ऑफ स्पेस। और इस मिशन में इन्होंने फीचर किया था 2 इटालियन एयरफोर्स पर्सनल को, जिनको कि फंड किया था ऑर्गेनाइजेशन ने। और वर्जिन गैलेक्टिक की बात करेंगे तो ये एक स्पेस वेंचर है जिसको कि इस्टेब्लिश किया था ब्रिटेन के एक एंटरप्रेन्योर ने जिनका नाम है रिचार्ड ब्रैंसन। ठीक है, तो बस फिलहाल याद रखने वाली बात क्या है कि वर्जिन गैलेक्टिक ने अपना पहला मैन्ड मिशन कंप्लीट किया है टू द एज ऑफ स्पेस। देखिए, इसके अलावा हाल ही में HPCL ने डिसाइड किया है कि वो एक एथनॉल प्लांट को सेटअप करेंगे हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी है जो एथनॉल प्लांट को सेटअप करने वाली है हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में, तो ये है HPCL। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा कार एक्सपोर्टर कंट्री कौन सी बन चुकी है? तो ये है चाइना। पहले जो है जापान सबसे ज़्यादा कार्स एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन अब जापान को सरपास कर दिया है चाइना ने, और अब चाइना दुनिया की सबसे ज़्यादा कार एक्सपोर्टर कंट्री बन चुकी है। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पार्टनरशिप करी है लैंजा जेट के साथ, और अब ये मिल के एविएशन फ्यूल प्लांट को सेटअप करेंगे हरियाणा स्टेट में। कितनी लागत के साथ? $23 बिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डे इन 2023? 2023 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण दिवस का विषय क्या रखा गया? तो हमारे मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिस्टर भूपेंद्र यादव ने हाल ही में इनॉग्रेट किया इस 3 दिन के सेलिब्रेशन प्रोग्राम को ऑफ 108th जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डे, जिसमें कि फोकस किया गया है किस थीम पे? मिशन लाइफ। ठीक है, और कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया? आंसर है कोलकाता। तो एज अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन पहले 2 दिन में एनिमल टैक्सोनॉमी समिट को ऑर्गेनाइज किया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जहाँ पे 400 डेलीगेट्स अक्रॉस इंडिया और अब्रॉड बुलाए गए टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। ओके, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डे के लिए थीम रखी गई थी मिशन लाइफ। इसके अलावा आपको बताना है कि वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? याद रखिएगा, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 30 जून को। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, विच बैंक इज अपॉइंटेड फॉर्मर NPCI MD AP होता एज इट्स चेयरमैन? किस बैंक ने NPCI के पूर्व MD AP होता को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो AP होता फॉर्मर MD और CEO हैं NPCI के, मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, और अब ये अपॉइंट हो चुके हैं फेडरल बैंक के नए चेयरमैन, और इनका अप्रूवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है। ठीक है, तो पहले ये सर्व करते थे एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ फेडरल बैंक 2018 से, और अब ये इसके नए चेयरमैन बन चुके हैं। फाइन,
कल हमने क्या चीज़ देखी थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिस्टर कामेश्वर राव को अपॉइंट किया है एज इट्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और इसके अलावा मिस्टर अजय भटनागर को अपॉइंट किया गया है एज द स्पेशल डायरेक्टर इन CBI। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। अच्छा, जो आगे क्विज रहेगी वो तो रहेगी ही, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगी जिसका आंसर आप सबको कमेंट में लिखना होगा, कोई भी इसको स्किप नहीं करेगा। ठीक है, कौन सी कंट्री की कबड्डी टीम है जिसने हाल ही में एशियन चैंपियनशिप्स टाइटल जीता है? आपको इसका जवाब बताना है, और किस कंट्री को हरा के जीता है ये भी आपको बताना है। ठीक है, मतलब विनर कौन सी कंट्री थी और रनर अप कौन सी कंट्री रही। तो ये हो गया आपका होमवर्क, और इसी के साथ आप चलते हैं आपकी क्विज पे, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका जवाब अब आपको बताना है कमेंट्स में। वीडियो को पॉज करके ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, और इसमें से जितने भी आपको आते हैं 1 2 3 4 या कोई भी नहीं, आप ऑनेस्टली उसका जवाब कमेंट में लिखिए। जो भी इसमें से आपको नहीं आते वो आप अपने दूसरे फ्रेंड्स के आंसर्स को देख के याद कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू जहसना साइनिंग ऑफ।